देश की आज़ादी की 80 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन आज सवाल यह है, जिस देश ने गांधी को देखा, नेहरू को देखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखा, आज़ाद हिंद फौज को देखा, क्या उसी देश में आज का युवा सवाल भी नहीं पूछ सकता? एक तरफ लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को देश की ताकत और भविष्य बताते हैं। 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देने की घोषणा करते हैं, मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही युवा जब अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरता है तो उसके सामने लाठी है, पैलेट गन है, AK-47 है और सवाल उठाने पर राजनीतिक आरोप है। जिस आंदोलन में युवा परीक्षा से पहले पेपर बिकना बंद करने और परीक्षा व्यवस्था की जवाबदेही की मांग को लेकर सड़क पर उतरे, उन्हीं युवाओं को कभी देशद्रोही, कभी आतंकवादी, कभी जनरेशन गटर और अब दिमागी नक्सली जैसे शब्दों से संबोधित करने की बात सामने आती है। फिर NASLAR के छात्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है, छात्र गलत भी हो तब भी विरोध करने का अधिकार है। तो सवाल सीधा है, युवा देश का भविष्य है, तो क्या उसे सवाल पूछने का अधिकार भी है, हाँ या नहीं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज की पूरी कहानी सिर्फ एक आंदोलन की कहानी नहीं है, यह कहानी है युवा की, लोकतंत्र की, असहमति की, लोकतंत्र की आत्मा ना कहने की आजादी की और उस सवाल की कि सत्ता अपने आलोचकों के साथ कैसा व्यवहार करती है। 20 जुलाई 2026 को दिल्ली का जंतर मंतर, युवाओं का आंदोलन, कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP। नाम भले व्यंग से निकले हो, लेकिन सवाल गंभीर थे। परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, रोजगार और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवाल। युवा संसद की तरफ मार्च करना चाहते थे और यहीं से मामला टकराव में बदल गया। अब आते हैं सबसे गंभीर सवाल पर। 20 जुलाई को पैलेट गन के इस्तेमाल का मामला सामने आया। TMC के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने इस मामले में RTI लगाई और 2 सरकारी अस्पतालों से मिले लिखित जवाब में कम से कम 10 प्रदर्शनकारियों में पैलेट चोटों के रिकॉर्ड सामने आए। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 9 मरीजों के रिकॉर्ड में ऐसी चोटों का उल्लेख था और सफदरजंग अस्पताल में एक व्यक्ति के पैलेट इंजरी के इलाज का रिकॉर्ड। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद सामने आया संसद मार्ग थाने का जर्नल डायरी रिकॉर्ड और इस रिकॉर्ड में रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF द्वारा एंटी राइट गन के इस्तेमाल और प्लास्टिक पैलेट वाले 2 राउंड का उल्लेख सामने आया। तो सवाल है, अगर सरकारी रिकॉर्ड में पैलेट का इस्तेमाल दर्ज है तो शुरुआत में इससे इनकार क्यों हुआ? किसके आदेश पर यह कार्रवाई हुई और जिन युवाओं को चोट लगी उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस आंदोलन की एक बड़ी मांग थी तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही। सरकार के सामने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल थे, युवाओं के सामने भविष्य का सवाल था और सरकार के सामने विश्वास का सवाल था। यही वह जगह है जहां सरकार को सिर्फ यह नहीं कहना चाहिए कि युवा देश का भविष्य है, उसे यह भी बताना होगा कि उस भविष्य की चिंता सरकार कितनी गंभीरता से करती है। अब एक महत्वपूर्ण मामला, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च या हैदराबाद का एक प्रमुख राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है। यहां कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य न्यायाधीश को बुलाए जाने का विरोध किया। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI ने छात्रों के एनरोलमेंट को लेकर कार्रवाई की। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने BCI की भूमिका पर सवाल उठाए। संदेश साफ था, छात्र गलत भी हो फिर भी विरोध करने का अधिकार उनसे नहीं छीना जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और बाद में BCI ने अपना निर्देश वापस लिया और चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने
छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। अगर कानून के छात्रों का विरोध करने का अधिकार है तो देश के दूसरे युवाओं का क्या। और अब 15 अगस्त लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस भाषण में युवा एक महत्वपूर्ण विषय रहे। प्रधानमंत्री ने कहा उन्हें भरोसा है देश की युवा शक्ति पर और उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क की भी घोषणा की गई। बात अच्छी है, युवा पढ़े, युवा सीखे, युवा रोजगार पाए, युवा तकनीकी में आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। लेकिन प्रधानमंत्री जी, युवा को सिर्फ एआई सिखाना काफी है क्या? उसे सवाल पूछना भी तो सिखाना होगा, उसे असामेती रखना भी तो सिखाना होगा, उसे सरकार से सवाल करने का हक भी तो देना होगा। क्योंकि जिस युवा को आप देश का भविष्य कहते हैं, अगर वही युवा अपने भविष्य के लिए सड़क पर सवाल पूछे तो उसे लोकतांत्रिक जगह कितनी मिलेगी? यही सवाल है। और अब वादे और आंकड़ों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 से चल रही है। सरकार ने मार्च 2026 के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा उम्मीदवार प्रशिक्षित या ओरिएंट किए गए। इनमें से 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा सर्टिफाइड हुए। लेकिन रोजगार का सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 चरणों में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के 56,89,000 प्रमाणित उम्मीदवारों में से 24,03,000 लोगों को रोजगार में प्लेसमेंट किया गया, यानी लगभग 42%। यह सरकार का अपना आधिकारिक आंकड़ा है। तो सवाल यह नहीं है कि प्रशिक्षण कितने लोगों को दिया, सवाल यह है कि प्रशिक्षण के बाद कितने युवाओं को वास्तविक रोजगार मिला। और आगे जब 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देने की बात हो रही है तो सरकार को यह भी बताना चाहिए उसमें से कितनों को नौकरी मिलेगी। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल है। देश को उम्मीद थी कि संसद में जिन सवालों के जवाब नहीं मिले, शायद प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से उन सवालों का जवाब देंगे। देश यह भी सुनना चाहता था कि परीक्षा से पहले पेपर बिकने की पूरी व्यवस्था कब और कैसे बंद होगी और परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेह करने के लिए सरकार क्या करेगी। लेकिन इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री की ओर से सीधा जवाब सुनने को नहीं मिला। देश जानना चाहता था 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी युवाओं पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। लाठियों में लोहे की कील लगा करके उनको प्रदर्शनकारी युवा युवतियों को पीटने का आदेश किसने दिया। देश की बेटियों के साथ पुलिस को इस तरीके से गंदी मारपीट करने की नौबत क्यों आई, किसके आदेश पर आई। बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग क्यों हुई। देश इन सवालों का जवाब जानना चाहता, लेकिन लाल किले से इन सवालों पर सीधा जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री ने युवाओं की ताकत और उनके भविष्य की बात की। उन्होंने कहा हम युवाओं के साथ हैं। बात अच्छी है, लेकिन सवाल फिर वही है, अगर सरकार युवाओं के साथ है तो उनके सवालों का जवाब कौन देगा। गोली और लाठी के इस्तेमाल की जिम्मेदारी कौन लेगा। और अब इससे भी गंभीर सवाल सामने आता है। जो युवा इन सवालों के जवाब मांग रहे हैं, जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो लोकतंत्र में अपनी आवाज उठा रहे हैं, अगर उन्हें लाल किले के प्राचीर से दिमागी नक्सली जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता हो प्रधानमंत्री के द्वारा, तो क्या सवाल पूछना भी अब अपराध माना जाएगा। क्या सरकार से जवाब मांगना देश विरोधी होना है। क्योंकि लोकतंत्र में दिमाग होना अपराध नहीं है, सवाल पूछना अपराध नहीं है और सरकार से जवाब मांगना हर नागरिक का अधिकार है। देश को गोली का नहीं जवाब चाहिए, डर का नहीं संवाद चाहिए। और युवा सवाल पूछता रहेगा। अब सवाल सिर्फ युवाओं का नहीं, सवाल यह भी है हम अपने इतिहास, अपने लोकतंत्र को किस नजर से देखते हैं। और अब आते हैं
इतिहास के उस हिस्से पर। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि आखिर ये युवा सड़क पर उतरे क्यों थे, उनकी मांग क्या थी। मांग साफ थी, परीक्षा से पहले पेपर बिकना बंद होना चाहिए, मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना बंद होना चाहिए और परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए। छात्रों का सवाल था, अगर पेपर लीक होता है, अगर परीक्षा व्यवस्था पर बार बार सवाल उठते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है। और जिस शिक्षा व्यवस्था पर देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य निर्भर है, उसमें जवाबदेही किसकी होगी। यही सवाल लेकर छात्र सड़क पर उतरे थे और जवाबदेही के लिए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई थी। लेकिन इन सवालों का जवाब देने की बजाय अगर प्रदर्शनकारी युवाओं पर ही गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए जाएं, तो सवाल और बड़ा हो जाता है। क्या अपने भविष्य की परीक्षा व्यवस्था को ठीक करने की मांग करना भी अब अपराध है? और अब मामला सिर्फ पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं है, मामला भाषा का भी है। जो युवा परीक्षा व्यवस्था पर सवाल पूछ रहे हैं, जो पेपर लीक और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, उन्हीं युवाओं के लिए कभी देशद्रोही, कभी आतंकवादी, कभी जनरेशन कटर और अब दिमागी नक्सली जैसे शब्दों के इस्तेमाल का विवाद सामने आता है। तो सवाल है, क्या किसी युवा को नाम दे देने से उसका सवाल खत्म हो जाएगा? क्या उसे देशद्रोही कह देने से पेपर लीक का सवाल खत्म हो जाएगा? क्या उसे आतंकवादी कह देने से रोजगार का सवाल खत्म हो जाएगा? क्या उसे दिमागी नक्सली कह देने से सरकार से जवाब मांगने का उसका अधिकार खत्म हो जाएगा? नहीं, लोकतंत्र में आलोचना का जवाब आरोप से नहीं, तथ्य से दिया जाता है। और सवाल का जवाब सवाल पूछने वालों को लेबल लगाकर नहीं, जवाब देकर दिया जाता है। इसलिए युवाओं को कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन उनके सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में नाम नहीं, जवाब मायने रखता है मोदी जी। और यही सवाल हमें आज के आंदोलन से इतिहास की तरफ ले जाता है, क्योंकि जिस देश की आजादी सवाल पूछने वाले लोगों के संघर्ष से मिली, उस देश में आज सवाल पूछने की आजादी कितनी सुरक्षित है। अब आते हैं इतिहास के उस हिस्से पर जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सवाल सिर्फ युवाओं का नहीं है, सवाल यह भी है, क्या किसान के सवाल से डर लगता है? क्या छात्र के सवाल से डर लगता है? क्या युवा के सवाल से डर लगता है? क्या महिलाओं की आवाज से डर लगता है? क्या संविधान की बात करने वालों से डर लगता है? क्या आदिवासियों के अधिकार की आवाज से डर लगता है? क्या दलितों और आरक्षण के सवाल से डर लगता है? और अब क्या बुद्धिजीवियों के स्वतंत्र सोच और सवालों से भी डर लगने लगा है? क्योंकि जिस आवाज से डर लगे उसे विरोधी बताना बहुत आसान है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछने वालों को विरोधी बनाने की बजाय उसके सवालों का जवाब देना चाहिए। किसान सवाल पूछे, छात्र सवाल पूछे, युवा सवाल पूछे, महिला सवाल पूछे, आदिवासी सवाल पूछे, दलित सवाल पूछे और बुद्धिजीवी बिना डर के सवाल पूछे, यही तो लोकतंत्र है। और अगर सवाल पूछने वालों को एक एक करके किसी न किसी नाम से पुकारा जाएगा, तो सवाल यह है, आखिर डर किससे है? किसान से, छात्र से, युवा से, महिला से, संविधान से, आदिवासी से, दलित से, आरक्षण के सवाल से, या बुद्धिजीवी और स्वतंत्र सोच से? और यही सवाल आज के आंदोलन से इतिहास की तरफ ले जाता है। अब आते हैं इतिहास के उस हिस्से पर जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आजादी के 8 दशक पूरे हो चुके हैं। महात्मा गांधी की हत्या को लगभग 78 साल हो चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू को गए 62 साल हो चुके हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 1945 में लापता होने, मतलब मृत्यु के बाद 81 साल बीत चुके हैं। फिर भी आज उनकी भूमिका पर राजनीतिक बहस हो रही है। आज उनके योगदान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और मेरा सवाल है, क्या आजादी के 8 दशक बाद हमारी राजनीति को अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने का नया तरीका सीखना पड़ेगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, ये सिर्फ इतिहास की 2 लाइन नहीं है,
आजाद हिंद फौज का प्रारंभिक गठन 1942 में हुआ था। इसे पुनर्गठित करके स्वतंत्रता संघर्ष का एक बड़ा सैन्य प्रतीक बनाया और आज लाल किले से नेताओं द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों का सम्मान किया जाता है। लेकिन अगर उसी समय किसी भाजपा नेता द्वारा नेताजी या आजाद हिंद फौज पर अपमानजनक टिप्पणी की जाती है तो सवाल उठेगा, सम्मान भाषण में ही क्यों, सम्मान व्यवहार में भी दिखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी लाल किले से नेहरू का नाम लेते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन की परंपरा का उल्लेख करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ संसद और राजनीतिक बहसों में नेहरू पर लगातार राजनीतिक हमले भी होते हैं। तो सवाल है, क्या इतिहास को सम्मान और राजनीतिक सुविधा के हिसाब से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा? और यहां एक ऐतिहासिक तथ्य भी दर्शकों को जानना चाहिए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की सरकार में मंत्री थे मुस्लिम लीग के साथ। 26 जुलाई 1942 को उनके पत्र में उन्होंने बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन को रोकने के लिए सरकारी कार्यवाही की वकालत की। यह ऐतिहासिक दस्तावेज राज्यसभा के रिकॉर्ड में भी मौजूद है। इसलिए इतिहास को सिर्फ नारों से नहीं, दस्तावेजों से पढ़ना चाहिए। गांधी जी पर आज सवाल उठते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर के नाम से जुड़ी एक बड़ी सशस्त्र बगावत थी। उनके परिवार का तो पूरा कुर्बान हो गया और उसके बाद भी अंग्रेजों का शासन देश पर दशकों तक कायम रहा। उनके राज्य का विस्तार होता रहा। गांधी भारत लौटे 1915 में और 1917 में चंपारण में उनका सत्याग्रह का बड़ा राजनीतिक प्रयोग सामने आया। शस्त्र क्रांति 1857 की उसके ठीक 60 साल बाद, और इसके बाद अहिंसक जन आंदोलन की एक नई राजनीतिक ताकत बनी। इसलिए गांधी से असहमति हो सकती है, उनकी आलोचना भी हो सकती है, लेकिन इतिहास को मिटाकर इतिहास नहीं लिखा जा सकता। एक तरफ आज गांधी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है और दूसरी तरफ अगर गांधी, नेहरू और नेताजी को अपमानित करने वाली सामग्री किसी राजनीतिक या वैचारिक मंच से सामने आती है तो सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस नेतृत्व ऐसी भाषा की सार्वजनिक रूप से निंदा करेंगे? क्या ऐसे लोगों पर संगठनात्मक कार्रवाई होगी? क्योंकि गुणगान से ज्यादा जरूरी है सम्मान की रक्षा करना। और अब लौटते हैं आज के युवा पर। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं युवा देश की शक्ति है और दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे युवाओं के खिलाफ भाजपा नेताओं के आपत्तिजनक बयानों को लेकर विवाद खड़ा हुआ। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने प्रदर्शनकारियों को लेकर जनरेशन गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया। इसलिए मेरा सवाल है, अगर युवा देश की ताकत है तो असहमति रखने वाला युवा देश की ताकत क्यों नहीं? यह पूरी कहानी सबसे बड़ा विरोधाभास है। लाल किले से युवा देश का भविष्य, युवा देश की शक्ति, युवा भारत की ताकत, लेकिन सड़क पर वही युवा जब सवाल पूछता है तो उस पर राजनीतिक आरोप लगते हैं, उसके आंदोलन पर सवाल उठते हैं, उसकी आवाज पर सवाल उठते हैं और कभी कभी उसकी भाषा और चरित्र पर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो फिर भरोसा कैसे बनेगा? एक और राजनीतिक विरोधाभास पर सवाल करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पहचान में चाय बेचने वाले की कहानी बहुत प्रमुख रही है, लेकिन 2015 में रेलवे बोर्ड से पूछी गई आरटीआई में रेलवे ने कहा था कि उसके पास नरेंद्र मोदी के रेलवे स्टेशन या ट्रेन में चाय बेचने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। अब मेरा सवाल यह नहीं है कि उन्होंने चाय बेची या नहीं, सवाल इससे बड़ा है। अगर एक सामान्य परिवार से निकला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है तो यह लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकारी संपत्ति और संस्थानों के निजीकरण पर सवाल पूछना भी लोकतंत्र का अधिकार है। इसलिए चाय बेचने की कहानी पर गर्व तो हो सकता है, लेकिन सरकार की नीतियों पर सवाल करने वाले नागरिकों को देश विरोधी क्यों समझा जाए? व्यक्ति नहीं, सवाल व्यवस्था से है। और अब
15 अगस्त के राष्ट्रीय गान से जुड़ा एक वायरल वीडियो राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया, लेकिन पूरा वीडियो देखने पर वह राष्ट्रीय गान के दौरान खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए किसी कटे हुए वीडियो के आधार पर किसी को राष्ट्रीय गान का अपमान करने वाला कह देना सही नहीं है। अगर किसी ने सच में राष्ट्रीय गान का अपमान किया है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक प्रचार के लिए अधूरे वीडियो से या राष्ट्रीय गान को दूसरे वीडियो में जोड़कर देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटना कतई भी ठीक नहीं है। अब कुछ सीधे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अगर युवा देश का भविष्य है तो क्या युवाओं को सरकार से सवाल पूछने की पूरी आजादी मिलेगी? क्या शांतिपूर्ण विरोध को लोकतांत्रिक अधिकार माना जाएगा? और क्या सरकार पैलेट गन के मामले में पूरी पारदर्शिता से बताएगी किसके आदेश पर कार्रवाई हुई, लाठियों पर कील लगाकर किसके आदेश पर प्रदर्शनकारियों को पीटा गया और देश की बेटियों को पुलिस के द्वारा गंदे तरीके से क्यों पिटवाया गया और बिहार में AK-47 से प्रदर्शनकारियों पर क्यों गोलियां चलवाई गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सवाल है, अगर छात्र गलत भी हो तो क्या उनका विरोध करने का अधिकार खत्म हो जाता है? और अगर नहीं तो फिर NALSAR मामले में ऐसा निर्देश क्यों जारी हुआ? मीडिया से सवाल, क्या सत्ता के हर दावे को बिना सवाल किए दिखाना पत्रकारिता है? क्या वायरल वीडियो को पूरा देखे बिना निष्कर्ष निकालना पत्रकारिता है? या सत्ता से सवाल पूछना भी मीडिया की जिम्मेदारी है? और युवाओं से भी सवाल है, आप किसी पार्टी के समर्थक हो या विरोधी, लेकिन अपने भविष्य के सवाल पर सवाल पूछना मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन युवा सवाल पूछना छोड़ देगा उसी दिन लोकतंत्र कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो आज का सबसे बड़ा सवाल जो देश की आजादी के नायकों को राजनीतिक विवादों से नहीं बचा पा रहे, जो देश के भविष्य यानी युवाओं के सवालों को सम्मान नहीं दे पा रहे, उन पर देश कैसे और कितना भरोसा करे? लेकिन गांधी की तरह सवाल सुनना, नेताजी की तरह साहस दिखाना और नेहरू की तरह युवाओं को सवाल पूछने की आजादी देना, यही असली परीक्षा है। और लोकतंत्र में जनता के सवालों से बड़ी कोई सरकार नहीं होती। अगर आपको लगता है यह सवाल जरूरी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, तो हमारे चैनल राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत, आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।